हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी जर्नी थ्रू फाइट विद सर्वाइकल कैंसर। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं डे 1 से लेके अभी तक के। अभी तक मतलब सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, उनको भी रेक्टिफाई किया गया और अभी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अब नेक्स्ट चरण जो है इलाज का वो है रेडिएशन एंड कीमो। ये वीडियो सीरीज डेफिनेटली मैं उन लोगों को एक होप देने के लिए बना रही हूँ जो खुदा ना खास्ता इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं, या इस बीमारी ही नहीं, जिंदगी की कोई भी छोटे बड़े चैलेंजेस को लेके वो बहुत उनको अपने ऊपर हावी कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि जिंदगी होपलेस है। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज होप ऑलवेज। सो यस, मैं आपको बता रही थी कि ये यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस के चलते यूटीआई बार बार हो रहा था, बुखार हो जाता था, जिसके लिए हैवी एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा था। दिन में 2 से 3 बार कैथेटराइजेशन कराना पड़ रहा था। और इसी बीच सर्जरी से जब मैं थोड़ा रिकवरी हुई मेरी, तो मैं जाके सबसे पहले ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली। अब ये ऑन्कोलॉजिस्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ता है। जान पहचान में मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को आज से 10 साल पहले ब्रेन ट्यूमर था जो कि मैलिग्नेंट था, और उनका इलाज जिन डॉक्टर ने, आज वो हेल एंड हार्टी एंड गॉड ब्लेस हिम, उनको एक लंबी जिंदगी मिले, 10 साल हो गए हैं, इज फिट एंड फाइन। तो उनसे हमने पूछा तो जिस डॉक्टर का नाम उनसे आया। फिर मेरे ही अपार्टमेंट में, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आंटी हैं जो कि बुजुर्ग हैं, मतलब 65 से 70 के बीच में एज होगी उनकी। उनको 6 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और ट्रीटमेंट के बाद आज वो भी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रही हैं, रोजे रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, बहुत हेल्दी हैं। उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है और उन्होंने आके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया। बहुत, वो अक्सर आके बोलती थी कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है, ऐसे मतलब वो उन्होंने मुझे जाने अनजाने में इतना हेल्प किया है मेरे दिमाग को सेटल डाउन करने में कि मैं बता नहीं सकती। तो उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक और पर्सन है जो हमारे ही बिल्डिंग में रहते हैं, उनको 20 साल पहले कैंसर हुआ था स्पाइन का, एंड वो भी आज ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नौकरी कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता देख के कि कभी इनको इतनी बड़ी, और ये सारे ही लोग अब वो जो रेगुलर चेकअप और वो सब चीज़ों से भी बाहर आ चुके हैं, दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। तो ऐसे पूछते पूछते, रिसर्च करते करते एक नाम डॉक्टर का बार बार आ रहा था, उनको दिखा लो, उनसे कंसल्ट कर लो, उनसे कंसल्ट कर लो। तो हम लोग उनके पास गए और कितने रेडिएशन और कीमो होंगे, आई थिंक ये बायोप्सी की रिपोर्ट पे, और अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सर्जरी के दौरान भी वो सैंपल्स लेते हैं और बायोप्सी होती है उनकी, उसकी रिपोर्ट पे आधारित होता है कि आपको कितने रेडिएशन और कीमो दिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस इम्प्रेशन में थी कि 2-3 होंगे, अब सर्जरी तो हो ही गई है, 2-3 रेडिएशन और 1-2 कीमो का तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कीमोथेरेपी भी लेना पड़ेगी मुझे। सो जब हम पहली बार ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और वो रिपोर्ट उन्होंने देखी तो हमने कहा सर कितने रेडिएशंस, तो उन्होंने कहा 25। व्हाट, 25 रेडिएशन? ओह माय गॉड, इट वाज अ बिग शॉक। बट जैसा था ना कि अब तक तो झटके लेने की, शॉक लेने की आदत पड़ने लगी थी। सो मैंने कहा ठीक है सर, सर कैसा होता है, पेनफुल होता है? बोले अरे कुछ नहीं, हम आपके लिए म्यूजिक चला देंगे और आप बस, जैसे एक्सरे निकलवाया है कभी? तो मैंने कहा हाँ, कई बार ऐसा मौका आया है एक्सरे का। बोले बस जैसे एक्सरे होता है, दर्द होता है क्या एक्सरे में? मैंने कहा नहीं। तो बोले बस रेडिएशन में भी कोई पेन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा आपका, और हार्डली 4 से 5 मिनट का प्रोसेस रहता है, रोजाना रहेगा ये। और इसको सपोर्ट करने के लिए हम आपको कीमोथेरेपी देंगे कि आपका ये रेडिएशन का बेटर रिजल्ट आए। एंड लेट मी टेल यू, योर कीमो इज माइल्ड वन, बिकॉज आपकी सर्जरी भी हो चुकी है और रेडिएशन जो हम दे रहे हैं उसको जस्ट उसका असर बढ़ाने के लिए हम आपको कीमो देंगे। और शबाना, लेट मी टेल यू, आपके बाल नहीं झड़ेंगे इसमें।
Oh my God. One good news after a very long time. I said fine sir, thank you so much. वैसे मैं prepared थी. अगर बाल भी होना पड़ता तो मैं उसके लिए prepared थी. जिंदगी बेहतरीन है, बाल फिर से आ जाते हैं और मैं I was prepared for that. But thank God ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आप देख रहे हैं कि I didn't lose my hair. तो ये अब हम उनसे मिलके आ गए, सब डिसाइड हो गया, लेकिन इधर से ग्रीन सिग्नल डॉक्टर्स का मिल ही नहीं रहा था कि अंदर के टाके और बाहर के टाके सब हील हो गए हैं, रेडिएशन के लिए रेडी है। ये ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने पे शुरू नहीं हो पा रहा था रेडिएशन। फिर एक दिन मुझे मैसेज आया उन डॉक्टर का कि इट इज़ ऑलरेडी टू लेट शबाना, आप बहुत लेट हो रहे हो, जल्दी से रेडिएशन शुरू करो। सो अगेन वी वेंट, एक लास्ट सोनोग्राफी हुई एंड देन डॉक्टर सेड कि नहीं अब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हम पहुंच गए, एक पैकेज होता है, पैकेज लिया। ऑब्वियसली इसमें अभी आजकल डिफरेंट पैकेजेस आ गए हैं, इकोनॉमिक एंड ऐसे इस टाइप से। तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर द बेस्ट वन, जो बेस्ट पॉसिबल था, ऐसा बताया गया कि जिसमें कम तकलीफ है, कम नुकसान है, कम स्पॉटेड मतलब टारगेटेड रेडिएशन जिसे बोलते हैं कि जहाँ पे देना है वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोगों ने वो पैकेज लिया एंड उसके बाद सबसे पहले दिन जब आपको बुलाया जाता है, मैपिंग करके एक प्रोसेस होता है, मैपिंग। तो वो मैपिंग में क्या होता है कि आई थिंक ऑन्कोलॉजिस्ट शायद कंप्यूटर पे रहते हैं अंदर और वो डिसाइड करते हैं। आई रियली डोंट नो द टेक्निकलिटीज बिहाइंड द सीन, मगर मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी सारे हम लोग 6-7 लोग थे जिनकी मैपिंग होना थी और एक सीटी स्कैन टेबल पे पूरा एडजस्ट करके और आपको लेटाया जाता है और कुछ गरम गरम नरम सी चीज़ मोम जैसी, वो जिस भी एरिया में आपको रेडिएशन लेना है वहाँ पे वो उस हिसाब से ऐसे स्प्रेड कर देते हैं और फिर उसमें आई डोंट नो हाउ एक होल एक जाली सी बन जाती है। वो जाली में से रेडिएशन की रेज जाएंगी, अदरवाइज बाकी जगह प्रोटेक्टेड रहेगा, ऐसा कुछ उसका कॉन्सेप्ट है। तो वो जाली जब बनती है तो एक तो वो हल्का मोम जैसे डाल दिए हो गरम गरम, वो बताते जाते हैं टेक्नीशियंस कि अभी ऐसा आपको फील होगा, अभी ऐसा होगा। तो वो गरम गरम मोम जैसा डाल के उसको स्प्रेड कर देते हैं एंड देन थोड़ा टाइम लगता है उसमें, आधा घंटा लगता है करीब उनको पूरा सेट करने में, एडजस्ट एक एक एंगल, एक एक बारीक मतलब एक एक डिग्री का मैटर करता है उसमें। और उस दौरान वो कुछ परमानेंट पेन से बहुत ज़्यादा निशान वगैरह लगाते हैं जिससे ब्लीडिंग भी होने लगती है थोड़ी सी, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। बट अल्टीमेटली हर जगह मुझे बहुत सपोर्ट किया सबने। मेरा वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिक नेचर था उसकी वजह से मैं एंटर होते ही साथ बोलती थी भैया मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मुझे घबराहट होती है, मैं अगर बोलूँ तो रोक देना। वो कहते थे जी मैडम बिल्कुल। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इन जगहों पे जाओ और आप देखो कि आपसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो अनजानी सी एक हिम्मत आ जाती है कि यार हम तो फिर भी हट्टे कट्टे हैं, सह सकते हैं। ये बेचारे खास तौर पे बच्चे, मुझे रोना आ जाता था देख के छोटे छोटे बच्चों को, उनके साथ भी यही सब प्रोसेस होता है। सो दिस वॉज डे 1। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती बट ये इमोशंस रियल हैं। मैं वापस से उन लम्हों को जी रही हूँ, नहीं चाहती जीना मगर फिर भी किसी की हेल्प हो जाए इसके लिए मैं इन लम्हों को वापस जी रही हूँ। सो ये मैपिंग हो गई और उन्होंने बोला हम कॉल करके आपको टाइम एंड डेट बता देंगे कब ये शुरू होना है। पैसे वैसे डिपॉजिट हो गए एंड वो थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि वो जाली ऐसी कड़क हो गई और आपका नाम लिख दिया गया उस पर और वो वहाँ पहुँचा दी गई जहाँ पे रेडिएशन होता है। वहाँ अलमारियाँ होती हैं बहुत, उसमें आपके नाम की वो जाली जो है वो रखी रहती है। रोज़ जब आप रेडिएशन लेने जाते हो तो वो पहले वो जाली लगाई जाती है, सेट की जाती है और फिर सब लोग कमरे से बाहर होते हैं और आपका रेडिएशन स्टार्ट होता है। सो
कल मैं इसको और थोड़ा डिटेल में कवर करूंगी, माय रेडिएशन जर्नी। ओके, बाय एवरीबॉडी।